हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर चल रहा है अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग बात कर चुके हैं किसके लिए, कोयल के लिए। और कोयल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है बी इजल्ट होता है μ0I/2R। और अगर कोयल के अंदर कितने टर्न हो, n टर्न हो तो कितना हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर, वो हो जाता है μ0NI/2R। ध्यान रखें, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड केवल निकाल रहे हैं इस R रेडियस की सर्कुलर कोयल के सेंटर पर। हमें ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, ठीक है। तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं वो निकालते हैं केवल इस कोयल के सेंटर पर। पहली बात, अगर इस कोयल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो होता है μ0I/2R, ठीक है। अगर हम ये बात करें कि इस कोयल में सपोज करो कि n टर्न है, ऐसे एक से ज़्यादा टर्न है। अब एक से ज़्यादा टर्न अगर इस कोयल में है तो अब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसी करंट के लिए, करंट यही फ्लो हो रही है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B μ0NI/2R। ये चीज़ आपको अपन पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या होगा जब एक कोयल ये है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन आप इस तरह से देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपकी डायरेक्शन आ जाएगी। और इसी कोयल में अगर मैं एक कोयल और लगा दूं और इसमें भी मैं करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डाल दूं और आपसे पूछूंगी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दोनों कोयल की रेडियस R1 और R2 है, दोनों कोयल के अंदर जो टर्न है वो N1 और N2 हैं। इस कंडीशन में अगर आपसे मैं पूछूं तो आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और वो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और रिजल्टेंट अगर आप दो मैग्नेटिक फील्ड का निकालते हैं, दो वेक्टर्स का निकालते हैं, तो आपको वेक्टर्स लॉ को फॉलो करना होता है। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा B अंडर द रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस का B2 स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ B1 B2 कॉस ऑफ थीटा। अब समझें आप, जहाँ ये थीटा मैग्नेटिक फील्ड B1 और B2 के बीच का एंगल है। अब जो डायरेक्शन आपके इस कोयल में करंट हम लोग I1 मान रहे हैं, इसमें हम लोग I2 मान रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्न N1 मानते हैं, इसमें हम लोग N2 मानते हैं, ठीक है। पहले वाली कोयल की रेडियस आप लोग मान लें साहब कि इसकी रेडियस आपकी R1 गिवन है और इसकी रेडियस R2 है। ये बिल्कुल तय है कि इस O पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0N1I/2 ठीक उसी तरह से जो आपकी नंबर 2 कोयल है उसकी वजह से जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0N2I/2 ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन सेम है, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन सेम है तो थीटा इक्वल टू 0 हो गया। यानी हम इसको खोलेंगे तो B इक्वल टू आएगा अपना B1 का स्क्वायर प्लस का B2 का स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ B1 B2 कॉस ऑफ 0। और इसको अगर आप पूरा खोल के बाहर आओगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट के अंदर B1 प्लस B2 का होल स्क्वायर, बाहर निकालोगे अंडर रूट से तो आ जाएगा B1 प्लस B2। तो हम लोग इतना लंबा नहीं जाते हैं ना, हमें दिख जाता है कि यहाँ सब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो हम लोग सिंपल कर देते हैं इस काम को और हम लोग लिख देते हैं कि B इक्वल टू B1 प्लस का B2, ठीक है। लेकिन ये आया कहाँ से है, वो यहाँ से आया है, ठीक है। अब B कितना है साहब, नेट B कितना हुआ, तो नेट B B1 कितना था भाई, μ0N1I/2 प्लस का μ0N2I/2 ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इसके सेंटर पर। सिर्फ सेंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसा कह देता हूँ, इसी क्वेश्चन में हम ये करते हैं कि ये जो आपके पास में इस कोयल में जो करंट जा रही थी उस करंट की डायरेक्शन को हम लोग रिवर्स कर देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं, और मैं एंटी क्लॉकवाइज से उसकी डायरेक्शन को क्लॉकवाइज कर देता हूँ। अब एंटी क्लॉकवाइज से जब आपने क्लॉकवाइज कर दिया तो क्या हो गया भाई, क्या हो गया, देखें साहब। पहला, इस कोयल में जो करंट थी उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड था, बट इस कोयल में जो करंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड है। यानी आपका अगर B1 ऐसे जा रहा है तो B2 यूँ जाएगा,
यानी दोनों अब एक दूसरे को इस कंडीशन में सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे को अपोज करेंगे, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में जो अब एंगल बनने वाला है वो एंगल बन रहा है अपना कितना 180 का, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल आपका 180 बनेगा भैया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो b1 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ b1 b2 कॉस ऑफ 180 की वैल्यू -1, यानी यहाँ क्या आ जाएगा साहब b1 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर अंडर रूट में b1 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ b1 b2, मतलब फाइनली खोलोगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट में b1 माइनस का b2 का होल स्क्वायर। बाहर आ जाओ भैया तो आपके साथ आएगा b1 माइनस का b2। मतलब इसी कंडीशन को अगर मैं थीटा इक्वल टू 180 के लिए खोलता हूँ कि जबकि आपके पास में एंगल जो है वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 180 डिग्री का है, तो ये रिजल्ट मेरा जाएगा b1 माइनस का b2, तो ये रिजल्ट यहाँ से ये बन जाएगा, ठीक है। अब जो पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन चल जाएगी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये सिंपल है, ये तो काम यहाँ हुआ सा। अब अगर सपोज करो कि मेरे पास में ये एक कोइल है और ये कोइल मैंने ऐसे रख दी, इसमें ये और ये इसका सेंटर है, और एक और कोसेंट्रिक मैंने कोइल बना दी कुछ इस तरह से, और ये देखें साहब कि दोनों कोइल्स के प्लेन्स के बीच में जो एंगल है वो आपको अभी दिख रहा होगा थीटा। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, ये जो कोइल थी ये जिस प्लेन में थी इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर थी। दोनों कोइल्स के प्लेन्स के बीच में अगर एंगल थीटा है तो उनके मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है और इसको मैं b1 मानता हूँ, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो कुछ इस तरह से जाएगी और ये b2 होगी। अब दोनों के प्लेन्स के बीच में अगर एंगल थीटा था तो यहाँ एंगल भी थीटा बन जाएगा। अब थीटा की वैल्यू आप हमें बता दें, मैं आपको यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दूँगा। बाकी b1 और b2 की वैल्यू मुझे पता है कि ये एक आपके साथ सर्कुलर कोइल है और इसमें करंट में यूँ फ्लो कर रहा हूँ यूँ, ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये हो गई और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये आपको पता है। अब एक और कोइल लेके आया मैं, ठीक है, वो ये रही, और इसमें करंट यूँ फ्लो हो रही है, देख लें इस तरह से, आप लोग देख रहे हैं आपकी तरफ से तो वो करंट यूँ आ रही है यूँ, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यूँ है। अब अगर मैं दोनों कोइल को ऐसे ले आऊँ कि एक कोइल को तो मैंने यहाँ रखा, ठीक है, और दूसरी कोइल को मैंने इस तरह से इसके अंदर फंसा दिया यूँ, ठीक है, करंट की डायरेक्शन जो बताई गई थी वही है। अब मैं पूछूँ कि इन दोनों का जो, हालांकि ये ठीक है, ये थोड़ा इसका डायमीटर जो है वो इतना नहीं है कि ये इसके अंदर समा पाए, बट यूँ होप की जा सकती है, समझा जा सकता है कि ये इसके अंदर घुसा हुआ है। अब इस कंडीशन में पूछूँ कि इनका जो कॉमन सेंटर होगा उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो पहली बात, दोनों के प्लेन्स के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में जो एंगल होगा वो भी कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री का। यानी आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो आपको पता है फॉर्मूला है आपका पास में कौन सा वाला, अंडर रूट में b1 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ b1 b2 कॉस ऑफ थीटा, और थीटा जो आपका वो है 90 डिग्री। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपका जो होगा वो हो जाएगा आपका अंडर द रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर। देखिए साहब क्या देना चाहता हूँ मैं आपको, मैं ये बता रहा हूँ कि एक कोइल मेरी ये है और इसमें करंट कुछ यूँ फ्लो हो रही है, और एक कोइल का जो प्लेन है वो बिल्कुल पहली कोइल के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, लाइक दैट, इस तरह से। अब इन दोनों के कॉमन सेंटर पे मैं पूछता हूँ, तो भाई इस कोइल पर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो उसकी डायरेक्शन तो ये थी, इस कोइल में करंट यूँ फ्लो हो रही है ऊपर से देखने पर इस तरह से, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। तो नेट जो आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका b इजकल टू अंडर द रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस का, अगर मान लो b1 इजकल टू b2 इजकल टू b होता है इस केस में, तो जो आपका सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो b डैश हो जाता है, और b डैश हो जाता है आपका √2 ऑफ b। कैसे, बहुत बार कर चुके हैं। ये b का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर यानी 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर मतलब आपका √2 ऑफ b हो जाएगा, ठीक है साहब। अब देखो बच्चों, मैंने जो जिस तरह का माहौल हो रहा है, जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस में अगर हम लोग ये कहते हैं कि एक ये कोइल है साहब और एक ये कोइल है, इस कोइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज है और इस कोइल में करंट क्लॉकवाइज है, और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे 0 मिलता है, ठीक है। मैंने पहली कोइल में कितनी करंट फ्लो कर रखी है आपको वो दे रखा है, पहली कोइल में मैंने कितने टर्न्स दे रखे हैं वो भी है और रेडियस भी दे रखा है, दूसरी कोइल की मैंने रेडियस दे रखी है, ठीक है,
उसमें मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ इस क्वेश्चन में कि उसमें टर्न भी इतने हैं, और आपसे ये पूछता हूँ इस क्वेश्चन में कि आप मुझे ये बताओ कि साहब इस नंबर 2 कोइल में करंट कितनी फ्लो की गई है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े आराम से, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे साहब, आपका क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 दिया गया है, ठीक है, इसका मतलब पहली कोइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, दूसरी कोइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट है। मतलब बड़े आराम से हम इस काम को कर सकते हैं कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि आपने 0 दिया है, और ये बराबर होगा इस केस में B1 माइनस का B2 के, यानी आपका 0 इजकल टू हो जाएगा म्यू0 N1 I1 अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ R1 माइनस का म्यू0 N2 I2 अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ R2। यानी आपने 0 दे रखा है, मतलब इसको उधर ले जाता हूँ और यहाँ मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास म्यू0 से म्यू0 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। N1 गिवन है, I1 गिवन है, R1 गिवन है, और ये आपका R2 गिवन है और N2 गिवन है। आपसे सिंपल वो I2 चाहता है, जिसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अभी 2 सालों से जो नीट में पेपर आ रहे हैं उनका लेवल इससे भी थोड़ा नीचे है, ठीक है। और जेई के अंदर नो डाउट वही एनटीए पेपर ले रहा है, वही आपका जेई में ले रहा है, वही आपका जो है वो नीट में ले रहा है। बट जिस तरह से आपके पास में 2019 और 2020 के बीच में पेपर आ रहा है वो बेहद आसान है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसलिए डिस्कस करने पड़ रहे हैं कि क्या पता भाई उसके क्या जज जाए। 2 जगह वो अलग अलग रूप रख रहा है अपना, ठीक है। जहाँ अगर जेई वालों के लिए बात किया जाए तो पेपर के लेवल में कोई अंतर नहीं पड़ा है, जैसा था वैसा ही है, वैसा ही आता है। इवन इस बार तो जो एडवांस का पेपर का था, स्पेशली फिजिक्स का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा था। बट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में इसके अंदर जो लेवल है नीट के अंदर वो फिजिक्स का लगातार गिरता ही जा रहा है, ठीक है। पहला फॉर्मूला बेस, सीधा फॉर्मूला बेस आपके पास में क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, तो चीज़ें आप समझें। तो आपको अपनी तरफ से तैयारियां पूरी रखनी है, सबसे इजी से इजी चीज़ और मुश्किल से मुश्किल चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है साहब। तो ये तो बात हुई इनकी। अब हमारा आज का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक है वायर विथ लूप, यानी तार संग लूप। यानी हम अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो वायर के और लूप के, सर्कुलर कॉइल के, दोनों एक साथ देखेंगे। पहला, अगर ये एक वायर था और इसकी लेंथ के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा है तो हम वायर को कंसिडर करते हैं एज अ इनफाइनाइट लेंथ वायर। मतलब हम उसको ये कंसिडर करते हैं ना भाई, ठीक है। तो ये तो बात हुई साहब इसमें। अब मैं ये कहता हूं कि यहां से आर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आर कैसी होती है, इस वायर के बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ इस केस में कि आप मुझे बताएं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे साहब, मैग्नेटिक फील्ड होता है B इक्वल टू म्यू0 I अपॉन ऑफ 2 पाई R, ठीक है साहब। ये बताएंगे ये R क्या चीज़ है साहब, उस पॉइंट की जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उस पॉइंट की इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है साहब। I क्या है, बोले इसमें करंट है। वायर की लेंथ के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा हो तो आप हमेशा कंसिडर करेंगे वायर को एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर। ये क्लियर है आपको, ठीक है। अब मैंने कहा भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, तो इनिशियली अपन बात कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, ठक ठक रूल या किसी भी तरीके से आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको एक काम की बात बता देता हूँ जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे, कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जो आपका वायर था, ठीक है, वो वायर जिस प्लेन में है और वायर को जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था उससे ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर बनाना है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हमेशा ये जो आपकी लेंथ आप बना रहे हैं, ये जो आपने डिस्टेंस बनाई है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ जाएगी, इट्स डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब ये सब कुछ डिपेंड करता है कि भिड़ो करंट की डायरेक्शन क्या है। बट ये बात पता होनी चाहिए आपको, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जब आपने किए थे तो ये बात उन क्वेश्चंस के लिए एक की पॉइंट बन गया था, एक इंपॉर्टेंट बात बन गई थी कि आप उस पॉइंट को वायर से ज्वाइन करें। जैसे मैंने कहा कि ये वायर में करंट जा रही है साहब यो, तो ये करंट यूँ आ रही है आप लोगों की तरफ। अब मैं कहता हूँ कि साहब इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो सबसे पहले आप इस वायर को इस पॉइंट से कनेक्ट करें, जोड़ दें, ये जोड़ दिया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो जो ये आपने लेंथ बनाई है ना, ये लेंथ इसके परपेंडिकुलर या तो अवई होगी या अवई होगी। अब
इसमें से कौन सी होगी वो डायरेक्शन आप डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लॉ। जैसे ये करंट जा रही थी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूँ, मतलब ये वाली डायरेक्शन नहीं जाएगी, बट ये डायरेक्शन इसको ज्वाइन करने वाली लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर बनानी है। मतलब अगर मैं इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन डाल दूं और यहाँ पूछूं इस पॉइंट पर, अब डायरेक्शन क्या होगी साहब, तो ये जो आपने इसको ज्वाइन किया है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये चीज़ बहुत मदद करेगी न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त। ठीक है, ये सर्कुलर कोइल है साहब और रेडियस इसकी जो है वो आर गिवन है और आपसे पूछा जाता है इस करंट के कारण यहाँ सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आप बोलेंगे साहब म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ आर, और एन टर्न दे दें तो म्यू नॉट एन आई अपॉन ट्वाइस ऑफ आर। मतलब आज अब हम काम करेंगे वायर विथ लूप, तार संग लूप, इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से हम लोग इसको आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, ये बेसिक्स हैं साहब। ये मेरे पास एक वायर है और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पर एक ये लूप रखा हुआ है। लूप में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और आपसे पूछा जाता है कि साहब ये जो सेंटर है, इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। और दूसरी चीज़ें, करंट इसमें भी आई दे रहा हूँ मैं आपको और करंट में इसमें भी आई दे रहा हूँ। इस लूप की रेडियस आर है जो वायर से डिस्टेंस भी आर ही बना रहा है। और आपसे ये पूछा जाता है कि यहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि भाई ये देखो यहाँ पर जो आपका लूप है उसके अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रही है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। लेकिन जो वायर है उसमें करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ये माना जा रहा है कि दोनों जो वायर और लूप हैं वो इस बोर्ड के प्लेन में हैं और यहाँ इसकी डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन नहीं होने की वजह से वो नीचे की तरफ है। मतलब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका फाइनली क्या बचना चाहिए, तो वो बचना चाहिए आपका पहला लूप की वजह से। अगर हम लोग B1 मानते हैं तो वायर की वजह से हमें B2 मानना पड़ेगा और फाइनली मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा B1 माइनस का B2। लेकिन आप ये देख लें कि पहले पावरफुल कौन सा होगा। ठीक है, मतलब दो चीज़ें होती हैं इसमें, हम या तो नियमों पे चलें या हम लोग डायरेक्शन का ध्यान रख के चलें। तो आप अगर यहाँ देख पाते हैं इस चीज़ को और देख पा रहे हैं तो जो कोइल होती है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ आर। और इतनी ही डिस्टेंस अगर ली जाती है तो वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वायर की वजह से होता है वो म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ 2 पाई आर। अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ यहाँ से ये, तो बी वायर की वजह से जो आ रहा है वो बी कोइल का पाई। मतलब ये बात तो बिल्कुल ठीक है, करंट अगर सेम हो, ठीक है, डिस्टेंस अगर आप लोग ऐसी रखें कि वो कोइल के सेंटर पे पॉइंट जा रहा है और जो वायर है वो कोइल के एक कॉर्नर को टच करता हुआ जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन सब बातों के लिए जो कोइल होता है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वायर के मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा नहीं 3 गुना 3.14 टाइम्स ज़्यादा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि बी कोइल इज इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ बी वायर, यानी बी कोइल इज इक्वल टू 3.14 टाइम्स ऑफ बी वायर। ये चीज़ हमें साफ दिख रही है। इसका मतलब अगर दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट में हैं तो आपकी कोइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भारी पड़ेगा उसी पॉइंट पर जहाँ पर आप निकाल रहे हो वायर की वजह से। मतलब वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आप ये मान सकते हो कि कंपेयरली थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता है, थोड़ा सा वीक पड़ता है। मतलब हमें यहाँ पर अब आप कहते हो कि नियमों से चलना है तो मैं आपको कहूँगा साहब टोटल चलाओ फिर तो आप कि आपका B इज इक्वल टू आप जाओगे अंडर रूट में B1 स्क्वायर प्लस का B2 स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ B1 B2 कॉस ऑफ 180 यहाँ पर। और अगर आप बिल्कुल बिना नियमों के चलते हो तो आपको पता है कि यार ये जो कोइल है इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। फाइनली जो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कोइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आएगा। मतलब आप साफ साफ कह सकते हो इस क्वेश्चन में कि भाई वायर के कारण तो डाउनवर्ड है, कोइल के कारण अपवर्ड है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कोइल के कारण होगा और वो अपवर्ड होगा। मतलब हम इस क्वेश्चन को साफ साफ बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं और वो कहेंगे साहब ये जो B1 है वो तो कोइल की वजह से है और जो B2 है वो वायर की वजह से है। यानी हम ये कह सकते हैं कि B1 माइनस का B2, यानी B इज इक्वल टू जो आएगा दोस्त वो आ जाएगा आपका B1 हो गया म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ आर माइनस का म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ 2 पाई आर। अगर हम इसमें से सॉल्व करते हैं तो म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस ऑफ आर को मैंने ले लिया तो ये 1 माइनस का 1 अपॉन ऑफ पाई।
फाइनली मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आप यहाँ यूँ बता सकते हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डाउन जो डायरेक्शन है वो आपके पास में ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट करता है वो अपवर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में मान लो ऐसा कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, ये लो जी यूँ कर दिया। अब अपन देखते हैं क्या होगा। पहले बताएं साहब, वायर की वजह से इस कोयल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। और जो आपका कोयल है उसकी वजह से उसी पॉइंट ओ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो वो किधर की तरफ होगा? वो भी नीचे की तरफ होगा, यानी कोयल की वजह से भी नीचे की तरफ, इसकी वजह से भी नीचे की तरफ, मतलब चल भाई चल भाई चल। अब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया वो फाइनली की तरफ हो गया डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब आपसे मैग्नेटिक फील्ड दूर जा रहा है। तो डाउनवर्ड के लिए मैंने पहले ही बताया था आपको, आपका सिंबल क्या होगा? क्रॉस। मतलब यहाँ ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई है। तो हम आगे चलते हैं। ये लो साहब, मैंने यहाँ पर ये एक कोयल ऐसे बना दी और इस कोयल में यहाँ करंट मैंने ये दे दी और एक कोयल और बना दी। यो रेडियस सबकी सेम है, एक यहाँ और एक यहाँ, करंट आई फ्लो हो रही है। दोनों कोयल की रेडियस आपकी जो दी गई है वो आपको दी गई है कितनी? वो आर दी गई है। इस क्वेश्चन में मैं पूछता हूँ कि इसके सेंटर O1 और सेंटर O2 पर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो भाई पहले हम लोग सेंटर O1 पे निकालेंगे, फिर हम सेंटर O2 पे निकालेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू हमें देगा I1 I2 कितनी है, R कितनी है, और हम लोग फाइनली उनका रेशियो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बट आओ पहले निकालते हैं O1 पर। भाई देखो, इसकी वजह से डायरेक्शन नीचे की तरफ है और यहाँ इसकी वजह से नीचे की तरफ है, इसकी वजह से ऊपर की तरफ है। पहले ही कर चुके थे हम लोग। दोनों के मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है और जो कोयल है उसका मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल होगा। मतलब ये आपका हो जाएगा ये माइनस और ये यहाँ माइनस, और ये हुआ मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ वो मैं कहता हूँ कि BO1 और BO1। ये अपना ये मैग्नेटिक फील्ड निकल गया और ये फाइनली ये आ गया साहब, ये रिजल्ट हमारा आ गया। अब मैं निकालना चाहता हूँ BO2 पे। तो BO2 पे करंट कौन सी है भाई? इसी डायरेक्शन दे रखी है। मैंने करंट डायरेक्शन नहीं बताई थी पहले, बट आप बता दिया आपको। अब आप इस पॉइंट पे देखोगे तो इस कोयल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, वायर की वजह से बेबी अपवर्ड। मतलब इस पॉइंट पे निकालना है तो मैं इस पॉइंट पे पहुँचूंगा और यहाँ ठक 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 इस तरह से नोक करूँगा। ये डायरेक्शन की तरफ भाई अपवर्ड। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फाइनली हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू यहाँ पर इस पॉइंट पर BO2 इक्वल टू भाई कोयल की वजह से ऊपर की तरफ, भाई आपके पास में वायर की वजह से इस पॉइंट O2 पे वो भी ऊपर की तरफ, यानी B1 प्लस का B2, यानी BO2 क्या आया दोस्त? BO2 इक्वल टू आपका कोयल की वजह से हो गया μ0 I अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ R प्लस का, वायर की वजह से इस पॉइंट पर μ0 आपका I अपॉन ऑफ 2 पाई ऑफ आपका R। क्या क्या चीज़ कॉमन आ गई साहब? वो आप बाहर ले लो। μ0 कॉमन आ गया, I कॉमन आ गया, ट्वाइस ऑफ R कॉमन आ गया, तो 1 प्लस 1 अपॉन ऑफ पाई। I और R की वैल्यू दे दोगे तो मैं BO2 निकाल लूँगा। BO1 की वैल्यू मेरे पास पहले से निकली हुई है, दोनों का रेशियो निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे? BO1 अपॉन ऑफ BO2 अगर निकालने के लिए कहा जाए तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्हीं में ही अगर मान लो मेरे पास में इस तरह की कंडीशन हो, अगर इस तरह की पोजीशन दूँ, इस वाले वायर में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ तो इस सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, तो आओ साहब सबसे पहले डायरेक्शन देख लिया करो। पहले आप वायर जो हैं उनको निपटा दो। भाई देखो, इस वायर के कारण डाउनवर्ड और इस वाले वायर के कारण अगर आप देखोगे तो वो भी डाउनवर्ड, ठीक है, और कोयल की वजह से अपवर्ड। मतलब वायर जो दोनों हैं उनकी वजह से O पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो डाउनवर्ड है। अच्छा, एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? μ0 I अपॉन 2 पाई R। तो दो वायर के कितना हो जाएगा? दो वायर के कारण हो जाएगा ट्वाइस ऑफ μ0 I अपॉन ऑफ 2 पाई R, मतलब दो वायर मिल गए। अब तो अब आपको ये सोचना है कि कोयल की वजह से कितना होगा उसी पॉइंट पर, तो वो होगा μ0 I अपॉन ऑफ 2R। तो आप ये देखो कि अभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है मानता हूँ एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन है, बट दोनों वायर मिलकर ज़्यादा पावरफुल आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, या आपका कौन कोयल अकेली थी, वो अकेली कोयल जिसमें सिर्फ एक टर्न था
वो ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी भी इस कंडीशन में भी आपकी कोयल जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। आओ देखते हैं वायर की वजह से कितना होता है। तो दोनों वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, मैं उसको B1 लिख रहा हूँ, और वो कितना हो गया साहब, म्यू नॉट आपका I अपॉन ऑफ 2 पाई R ऑफ इसका डबल। और कोयल की वजह से कितना साहब, B2 मान लो। ये जो B2 है आपका वो कितना है दोस्त, वो हो रहा है आपका म्यू नॉट I अपॉन ऑफ आपका ट्वाइस ऑफ R। अब देखें साहब, अगर हम लोग इसकी कंपैरिजन करना चाहते हैं तो ये म्यू नॉट और ये 2 और ये R और ये सब चीज़ें ले लें, तो ये तो किसका हो गया, B2। यानी आज भी अगर आप देखते हो तो जो आपका B1 है ना दोस्त, वो B1 है 2 अपॉन ऑफ पाई ऑफ B2। मतलब आपको साफ दिख रहा है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो कोयल वाला है वो आज भी पावरफुल है। किससे, वायर से। मतलब हम अगर यहाँ देखते हैं तो फाइनली इसका डायरेक्शन ये था, इसका डायरेक्शन ये था, और कोयल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था वो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी। यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ वो हो गया आपका B2 माइनस का B1, यानी B इजकल टू हो गया आपका म्यू नॉट I अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ R माइनस का ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट I अपॉन ऑफ 2 पाई ऑफ R। हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें पता लगेगा कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो कोयल का जो मैग्नेटिक फील्ड था उस डायरेक्शन होगी। पर मान लो मैं इसी क्वेश्चन में आपको कहता हूँ कि नहीं नहीं साहब, ये वायर नंबर 2 में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन भी यही है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अब आप मुझे बताओ साहब, इस क्वेश्चन के लिए इस कंडीशन बताओ, तो इस कंडीशन में क्या हुआ साहब, इस वायर के कारण डाउनवर्ड, इस वायर के कारण यहाँ अपवर्ड। मतलब इस वाले वायर ने इस वाले वायर के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर दिया। यानी जो बचेगा वो केवल कोयल की वजह से बचेगा, और इन कंडीशन में इन करंट्स के लिए जो B होगा वो केवल कोयल की वजह से होगा, और वो ये होगा म्यू नॉट I अपॉन ट्वाइस ऑफ R। अच्छा चलो, ये तो इजी था, हो गया तुम लोगों से। एक टफ क्वेश्चन देता हूं, उसको करके दिखाओ तो बात बनेगी तुम्हारी, ठीक है। और तुम उसके लिए मैं तुम्हें दे रहा हूं 5 मिनट। 5 मिनट में तुम इस टफ क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये पहला वायर है साहब, इसमें करंट यूं फ्लो हो रही है, I एम्पेयर करंट है, इसमें भी I एम्पेयर की है, करंट यूं फ्लो हो रही है, और इसमें करंट जो है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो आपको दिख रही है एंटी क्लॉकवाइज है। एक वायर और है और उसमें करंट यूं जा रही है, और एक वायर और है उसमें करंट यूं जा रही है। और अब मैं आपसे पूछता हूं कि साहब आप मुझे बताएं कि इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। आपके पास 5 मिनट का टाइम है। करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं थी, हम तो आप ही खुद ही बर्बाद कर लेते हैं एक दूसरे को। मतलब समझो, इस वाले वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, इस वाले वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। यानी तू मुझे मार और मैं तुझे मारूंगा, ठीक है। इसमें करंट यूँ थी अपवर्ड, उसमें डाउनवर्ड। मतलब ये वायर तो सारे एक दूसरे को कैंसिल कर गए। अब बचा क्या, कोयल। कोयल में करंट दे रखी है आपने I, और रेडियस है उसकी कितनी R, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन। लेकिन अगर मान लो मैं इसमें ऐसे कर देता, चलो जी वापस बनाते हैं, अब इसी क्वेश्चन को फिर से तैयार करते हैं। ये लो साहब, ये लो जी, ये लो, इसमें मैंने करंट क्लॉकवाइज दे दी, ठीक है। और ये लो जी, ये लो, ये लो, इसके अंदर मैंने करंट यूँ दी, ठीक है। और इस वाले में मैंने करंट की जो डायरेक्शन थी वो ये दी, इस वाले मैंने ये दी, इस वाले वायर में मैंने करंट की डायरेक्शन ये दी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ साहब अब सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो लो साहब अब बात करते हैं पहले वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट O पर डाउनवर्ड, दूसरे वायर के कारण डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड। पहली बात, चारों वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी जो डायरेक्शन जा रही है वो किधर जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। अब देखो कोयल के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर किधर जा रहा है, वो भी नीचे की तरफ। मतलब अरे करंट की डायरेक्शन भिड़ो, इस बार क्लॉकवाइज कर दिया, ठीक है। ये कोयल के अंदर करंट की डायरेक्शन ये रही। अब आप चारों की वजह से देखोगे तो सबकी वजह से डाउनवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। मतलब आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R प्लस म्यू नॉट I अपॉन ऑफ, शाबाश इंटेलिजेंट हो, समझ गए बात को। यानी B इजकल टू हो गया आपका, B इजकल टू हो गया 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I अपॉन ऑफ 2 पाई ऑफ R प्लस का म्यू नॉट I अपॉन ऑफ 2R। चलो इसी में क्वेश्चन बना देते हैं।
देखो भैया ऐसा है कि इस कोयल में करंट हमने दे दी कि इस कोयल में जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है I1 वैल्यू की, ठीक है, और वो करंट जा रही है अब एंटी क्लॉकवाइज। चारों वायर में करंट जो फ्लो हो रही है वो हो रही है इसमें डायरेक्शन ये है और वो करंट फ्लो हो रही है I2 एम्पियर की। और अगर मैं आपको ये हिंट दे दूं कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड BO 0 है और I1 करंट फ्लो करवा रहा हूं कोइल में, चारों वायर में जो डायरेक्शन बताई गई है करंट की वो रखी गई है, और ये कह देता हूं कि साहब आप मुझे वायर में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू बताइएगा जबकि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल क्लियर है बात, पानी की तरह साफ है। देखें साहब, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड तभी 0 हो सकता है जबकि कोई दो चीज़ें, कोई चार चीज़ें इक्वल हों और एक दूसरे के अपोजिट हों। अब हुआ क्या साहब, एक कोयल थी, कोयल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड था और कोयल में जो करंट फ्लो हो रही थी उसकी वजह से उसके अंदर डायरेक्शन अपवर्ड है, बट चारों वायर उसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें किधर की तरफ, डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि चारों वायर ने मिलकर शिकार कर दिया किसका? कोयल का। यानी चारों वायर ने मिलकर उसके सेंटर पर जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया कोयल एक अकेली उतना ऊपर की तरफ प्रोड्यूस कर पाई। और आपने क्वेश्चन के लास्ट लाइन से हिंट निकाला कि इसका मतलब चारों वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था उसकी वैल्यू कोयल का जो मैग्नेटिक फील्ड था उसकी वैल्यू के बराबर हुआ। मतलब बात साफ है साहब। आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे इस कंडीशन में? 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ 2 पाई आर इक्वल्स टू, ये आपके पास में करंट थी I2 और म्यू नॉट I1, कोयल में थी I1 अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ R। ठीक है, अब आप इसमें से I1 की वैल्यू मैंने आपको दे रखी है, म्यू नॉट 2R, ये सब कुछ गिवन है। अब बड़े आराम से आप इसमें से इस वैल्यू को निकाल सकते हो। लेकिन अगर मान लो मैं आपसे इस क्वेश्चन को पूछता हूं कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है साहब, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर देना है और मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ साहब इस कंडीशन में, पहले तो मुझे आप ये क्लियर करके बताओ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसमें पावरफुल कौन पड़ेगा, वायर्स या कोइल्स? करंट सेम है, करंट सेम ली गई है, करंट सेम ली गई दोस्त, है ना? हाँ साहब, तो इस केस में मैं कहता हूँ करंट सेम है, तो आपने कहा साहब पावरफुल कौन होंगे यहाँ पर? तो डेफिनेटली पावरफुल होंगे आपके वायर्स। क्यों साहब? चारों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट ऑफ आई अपॉन ऑफ 2 पाई ऑफ आर, और कोयल की वजह से केवल म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ आर। ये केवल कोयल की वजह से दोस्त, और ये चारों वायर की वजह से है। अब आप अगर यहाँ देखोगे तो 4 अपॉन पाई है, ये 4 अपॉन पाई में आपको साफ साफ पता लग रहा है कि बी वायर जो है ये लो जी, ये लो, यही तो है कोयल का। यानी आपका बी वायर जो हो गया 4 अपॉन ऑफ 3 ऑफ 4 अपॉन ऑफ पाई ऑफ आपका हो गया बी ऑफ कोयल। मतलब आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। यानी बी वायर इजिकल टू आपका हो गया 4 अपॉन ऑफ 3.14 ऑफ बी कोयल। मतलब आपको यहाँ पता लगेगा इस कंडीशन में फाइनली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड जाएगी, और वो जो डायरेक्शन जाएगी वो वायर की डायरेक्शन जो थी उस डायरेक्शन में जाएंगी, और चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा साहब। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में आप लोग म्यू नॉट आई अपॉन 2R को बाहर ले लें और आपका अंदर आंसर बचेगा 4 अपॉन ऑफ पाई माइनस 1। डायरेक्शन डाउनवर्ड। ठीक है, देखिए साहब एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो पुराने टाइम में, यानी आज के 3 से 4 साल पुराना है ना, बात कर रहा हूँ मैं। बड़ा हॉट क्वेश्चन हुआ करता था, और वो क्वेश्चन ये था कि साहब मेरे पास एक L लेंथ का एक वायर है, इस वायर की लेंथ L है। सबसे पहले मैं इस वायर को, L लेंथ का जो वायर था, मैं इसको एक टर्न की सर्कुलर कोइल में बदलता हूँ, लाइक दैट, इस तरह समझ लो यार, ये लो। ठीक है, मतलब मैंने एक टर्न की इसको सर्कुलर कोइल में बदल दिया। आई करंट फ्लो कर रहा हूँ, मैं पूछता हूँ इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छी फीलिंग आ रही है यूँ करके? अच्छा, बहुत टाइम लगेगा ये सब करने में, है ना, और पता लग जाएगा जिस दिन ये करोगे। ये रहा, ये इसमें आई करंट एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, और इसमें मैंने इस वायर को, इस पूरे वायर को मैंने सिर्फ एक टर्न की कोयल में कन्वर्ट कर दिया ये,
और मैंने पूछा साहब इस समय इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और इसी वायर को जिसकी लेंथ L थी, इसी वायर को मैंने यूँ लिया और इसको मैंने N टर्न की सर्कुलर कोइल में मैंने कन्वर्ट कर दिया और करंट आज भी मैंने इसमें I एम्पेयर की ही फ्लो कर रखी है, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ कि अब इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या दोनों मैग्नेटिक फील्ड में कोई अंतर होगा? करंट I फ्लो हो रही है और आप क्या दोनों कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, जो आपका यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोडक्शन हो रहा है, क्या आप ये मालूम कर सकते हो कि कौन सी कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा? या मैं आपको ये कहूँ कि दोनों कंडीशन में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोडक्शन हो रहा है सेंटर्स पर, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको उनमें रेशो निकालना है, तो दूसरी वाली कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड, इस वाली कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैं उसको B2 कहना चाहूँगा। और जब मैंने इससे एक टर्न बनाया था, केवल एक टर्न, ये इस समय वाले मैग्नेटिक फील्ड को मैं कहना चाहूँगा कौन सा वाला, उस वाले को मैं कहना चाहूँगा साहब वो वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका B1 है, ठीक है। यानी B2/B1 का रेशो आपको निकालना है, ठीक है। और सिर्फ 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, आप सो करें। देखिए साहब क्वेश्चन हमारा ये है कि ये मेरे पास एक L लेंथ का वायर है, ठीक है। सबसे पहले मैं इस L लेंथ के वायर को एक टर्न की कोइल में कन्वर्ट करता हूँ इस तरह से, और करंट जो है वो इस तरह से फ्लो हो रही है। मान लो ये डायरेक्शन है साहब, मैंने इसको यूँ एक टर्न में बदल लिया और मैं अब आपसे पूछता हूँ कि साहब इसके सेंटर पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इस समय मैं मान लेता हूँ कि इसकी रेडियस R बन चुकी है, यानी R1 बन चुकी है। आपकी लेंथ L थी जो कि आपकी पूरी सरकमफ्रेंस बन गई इसकी 2πr1, L = 2πr1। यानी आप अगर यहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बोलने की कोशिश करेंगे तो आप पहले कंडीशन बोलेंगे B1 कितना बोलेंगे साहब, μ0 N करंट है I/2 ऑफ R1, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न कितने हैं साहब, आपका पास एक ही टर्न है, तो आपने कहा भाई नंबर ऑफ टर्न हमारे पास एक है, यानी N = 1। R1 = कितना है साहब, R1 = आपका निकल गया L/2π। अगर ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ तो B1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा μ0 I/2 ऑफ R1, R1 की जगह L/2π। ये मेरा 2π ऊपर चला गया दोस्त। यानी पहला काम मेरा ख़त्म हो चुका है और मैं ये बता चुका हूँ कि जब एक टर्न बनाया था, सिर्फ एक टर्न, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो था वो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा μ0 I/2 ऑफ L इंटू 2π। काटो मत काटो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन इसी वायर से जब मैंने N टर्न की कोइल बना दी, ठीक है, कैसे इमेजिन करोगे, आपकी गार्डनिंग का अगर आपको शौक हो, गार्डन में अगर आप पानी देते हो तो आपके पास एक लंबा सा पाइप होता है। तो आप पानी देने के बाद आप क्या करते हैं साहब, उस पाइप को बहुत सारे टर्न की सर्कुलर कोइल में बदल कर कहीं टांगते हैं ना, रखते हैं ना सेफ। वही चीज़ यहाँ हो रही है, मतलब मैंने इसको बहुत सारी सर्कुलर कोइल्स में बदल दिया, इस तरह से ये बदल दिया साहब। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ इस कंडीशन में इस जगह पर, ठीक है, मैंने कहा साहब इस समय मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, करंट वही फ्लो हो रही है आई, ठीक है, करंट की डायरेक्शन भी मैंने इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज रखी है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा साहब, यहाँ होगा आपका B2। अब नेचुरली इस समय N टर्न आ चुके हैं तो μ0 ऑफ आपका N ऑफ करंट आपकी I रखी गई है और रेडियस आपको साफ साफ दिख रही है, 2 ऑफ R2 लेनी होगी, ठीक है। ये हो गया साहब। अब आपका क्या हुआ इस क्वेश्चन में, हुआ क्या, आपके पास में जो लेंथ L थी उससे ही तो आपने N टर्न बनाए हैं। तो एक टर्न में लेंथ खत्म होती है आपकी कितनी, 2πr। तो L लेंथ से आप कितने टर्न बना सकते हैं, तो उसके लिए कंडीशन लग जाएगी L = N × 2π ऑफ R2। यहाँ से आपके पास R2 की जो वैल्यू आएगी दोस्त वो आएगी आपकी L/2π ऑफ N। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब N तो गिवन है क्वेश्चन में कि N टर्न बनाए हैं, ठीक है। तो आपका B2 कितना आएगा, B2 = आएगा μ0 ऑफ N ऑफ I/2 ऑफ R। R2 की वैल्यू जो आपके पास में आ रही है वो आ रही है आपकी L/ऑफ आपका कितना आ रहा है दोस्त, L/ऑफ, तो ये गया आपका 2π ऑफ N। अब आप यहाँ देखें, ये आपका अगर इसको सॉल्व करते हैं तो B2 = तो यहाँ अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये N² को मैं अलग लिख रहा हूँ, ये मेरा N² इंटू ये अपना μ0, ये I, ये अपना 2 ऑफ L इंटू ये आपका 2π। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये μ0 I 2 ऑफ L और 2π, ये तो आपका किसके इक्वल हो गया, पहले वाली कंडीशन इक्वल।
यानी आपका B2 इजिकल टू हो गया सीधा सा n² ऑफ B1, या आप कह सकते हो कि B2 अपॉन ऑफ B1 इजिकल टू n²। तो ये आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। यानी एक पर्टिकुलर लेंथ का आपके पास वायर था, कंडक्टर वायर था, उस वायर से पहले आपने सिर्फ एक टर्न की कोइल बनाई, ठीक है, और उसमें आई करंट फ्लो किया, और मैंने पूछा सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, आपने कहा B1 है। मैंने उसी वायर से उसी करंट के लिए मैंने उससे n टर्न की कोइल्स बनाई। अब आपसे मैं पूछता हूं कि इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा साहब B2, उसकी वैल्यू आप निकालते हैं। और अगर मैं पूछता हूं कि दोनों ही कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है उसका रेशियो बताइएगा, तो वो रेशियो होता है दोस्त B2 अपॉन ऑफ B1 इजल टू n², और ये वैल्यू आई कैसे है वो आपके सामने है, ठीक है। जलेबी में जो अपने टर्न चालू होते हैं वो 0 चालू होते हैं और यूँ बनाए जाते हैं। अगर मान लो कोई जलेबी में से ऐसी मोटी सी जलेबी बनाई है किसी ने बहुत अच्छी सी, और टर्न वगैरह बड़े आराम से बने हुए हैं, और बीच में से अगर कुछ पार्ट निकाल दिया जाए तो टर्न केवल यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में होंगे, ठीक है। यानी एक स्पाइरल कोइल कहना चाहता हूँ मैं कि आपके पास में एक ये स्पाइरल कोइल है, ठीक है, ऐसी, ठीक है, ऐसी। पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, है ना, ताकि आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। इस स्पाइरल ही बोलते हैं ना इसको, हेलिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पाइरल ही बोलते हैं ना इस चीज़ को। अरे वो सर्पिलाकार, यो 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 यो, जैसे ये है, ये जो चीज़ पड़ी है आपके सामने ऐसे, इसकी इनर रेडियस A है और बाहर वाला रेडियस B है, और टोटल टर्न इसके अंदर N है। आई करंट फ्लो हो रही है, और आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि इस कोइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मैंने आवश्यक सारी चीज़ें आपको दे दी हैं कि n टोटल टर्न है, पहला टर्न, ठीक है, स्मॉल a रेडियस से चालू हो रहा है और b रेडियस के बीच में सारे टर्न ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है मुझे कहाँ पर, सेंटर पर, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक के बीच में चल रही है ये, A से लेके B तक के बीच में। आप लोगों के पास 1 मिनट है, आप लोगों के पास 30 सेकंड है। देखिए साहब, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सपोज करो कि आपके साथ ऐसी कंडीशन है कि एक कोइल ऐसी है जो स्पाइरल फॉर्म में है, मतलब वो कुछ इस तरह से कि वो यहाँ से स्टार्ट होती है और उसकी रेडियस लगातार यूँ बढ़ती जाती है, यूँ, ठीक है। और इसमें टोटल इस तरह से होते होते वो जो कोइल है, ये बल्कि पास में आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा दूर बनाया है इनको। और इस कोइल में जो ये कोइल चल रही है वो इस तरह से चलती है, और इसकी आउटर रेडियस B बन जाती है, और इसकी इनर रेडियस जो है वो A बन जाती है, और टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में n टर्न है। करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और मैं आपको कह देता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में, मतलब इस डिस्टेंस में टोटल n टर्न लाई करते हैं। करंट यूँ फ्लो हो रही है। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे निकाल के दें कि इस कंडीशन में यहाँ सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। क्वेश्चन समझे दोस्त, अगर हम कहते हैं कोइल में n टर्न होते हैं तो वो एक ही जगह पर होते हैं, मतलब इस तरह से। यहाँ ये जो आपकी जलेबी होती है, अगर उसके अंदर वो जलेबी इतनी बड़ी बनी हुई है, उसमें से बीच वाला इतना सा पार्ट मैं निकाल लूँ, तो अब आपकी जो जलेबी होती है वो कैसी होती है दोस्त, उसके अंदर यहाँ से वो बढ़ती हुई रेडियस की फॉर्म में होती है, यो, समझ गए ना। और उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, और उसकी जो रेडियस है वो चेंज हो रही है कहाँ से कहाँ तक, इस कोइल की, फ्रॉम A टू B। और हम चाहते हैं आप मुझे ये निकाल के दें यहाँ पर कि इस कोइल के सेंटर पर इन कंडीशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो सपोज करो साहब, जो ये मेरे पास कोइल थी, इस कोइल के अंदर आप यहाँ ये मान लें कि एक इस जगह से ये एक तरह से एयरी डिस्क की तरह हो गई, और यहाँ पर इस जगह मान लें कि यहाँ एक रिंग बनी हुई है साहब, यानी एक कोइल बनी हुई है, और वो कोइल जो है उसकी ये जो थिकनेस आ रही है, ये वाली थिकनेस, करंट ये है, और इसकी ये थिकनेस आप dx मान सकते हैं। तो मैंने कहा साहब इसके करंट सेंटर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वो होगा आपका dB। अब ये आपका dB कितना होगा साहब, ये dB होगा μ0, इतने से इलाके में कितने टर्न आएंगे, बोले dn आएंगे, इंटू आपकी करंट कितनी है साहब I, यहाँ से डिस्टेंस में मान लेता हूँ x है, यानी ये हो गया मेरा ट्वाइस ऑफ x। बस हो गया काम मेरा,
बोले क्या करोगे? बोले मैं इस कोयल की वजह से यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो निकाल लूँगा। बोले फिर? बोले बस फिर जो आ जाएगा इसके पास वाली कोयल की वजह से भी निकाल लूँगा, फिर एक और कोयल की वजह से निकाल दूँगा। तो ऐसी कोयल कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? ए से लेके बी तक। मैं फाइनली उसको इंडिकेट कर दूंगा। बट सारा खेल इस डीएन का है। तो इस डीएन का खेल क्या है साहब? मुझे दिया गया था क्वेश्चन कि डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के अंदर कितने टर्न है साहब? मुझे दिए गए थे n टर्न्स। तो मैं क्या बोलूँगा कि b माइनस के a टर्न्स में जो आपके पास में नंबर ऑफ टर्न है वो है n। तो पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न हो गए साहब? n अपॉन ऑफ b माइनस a। तो इस छोटे से इलाके में कितने टर्न है साहब? वो आप dn कह रहे हो और उसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो इसकी ये जो थिकनेस है, ये वाली जो रेड जो बाउंड्री बनी हुई है, इसकी थिकनेस मैंने dx मान ली है। तो dx लेंथ में कितने टर्न आए दोस्त? वो आ गए अपने n अपॉन ऑफ b माइनस का a इज इंटू आपका dx इजकल टू ये हो गया दोस्त आपका dn। ये चीज़ जिसको समझ में आ गई वो इस क्वेश्चन को कर लेगा। भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर केवल इतनी डिस्टेंस में एक ही टर्न आया है, वो बहुत पास पास में टर्न लगाए गए हैं और इतनी सी डिस्टेंस में आपके पास में टर्न आ चुके हैं dn। तो इस कोयल में जिसमें dn टर्न है उस dn की वैल्यू तो निकालोगे ना। और dn की वैल्यू कितनी निकल के आई है? dn की वैल्यू खुल के तुम्हारे सामने आई है और वो आई है आपकी कितनी? n अपॉन b माइनस का a इंटू dx। और अगर इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ये वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ, तो सिंपल हो जाता है मेरे लिए क्वेश्चन। और dB की जो वैल्यू मेरी निकलती है वो dB की वैल्यू भिड़ू निकल के आती है म्यू नॉट आपका ये I अपॉन ऑफ ये ट्वाइस ऑफ x इंटू, अब आपके पास डी एन की वैल्यू रखनी है आपको, आराम से लिख n अपॉन ऑफ b माइनस का a इंटू आपका ये dx। ये हो गया सब आपका काम। अब ऐसी कोइल्स, ये तो एक छोटे से पार्ट की वजह से आया है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से आया है। अब नेट कितना होगा साहब? तो ऐसी कोइल्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है जो आपने कोइल मानी है, ऐसी कोइल कहाँ से कहाँ तक होगी? सबसे पहले वो स्टार्ट होगी कहाँ से? ए से, फाइनली वो कहाँ तक जा रही है? बी तक। तो मैंने कहा भाई नेट मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरा जो है वो होगा बी इजकल टू आपका ये जो डी बी है इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। बाकी सिंपल है, आओ जी काम करते हैं। बी इजकल टू कौन कौन सी चीज़ें बाहर आएंगी पहले ही कर देता हूँ। म्यू नॉट बाहर आ गया, आई बाहर आ गया, ए एन बाहर आ गया, आपका 2 बाहर आ गया, आपका बी माइनस का ए बाहर आ गया। ठीक है, अंदर ब्रैकेट में बच गया आपका इंटीग्रेशन बच गया ए और बी 1 अपॉन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। और ये सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का काम है। फटाफट जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा म्यू नॉट ऑफ आई इंटू ये एन अपॉन ऑफ 2 ऑफ बी माइनस का ए, और ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ ई टू द बेस एक्स, और यहाँ ये ए से लेके बी तक। फाइनली आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर? म्यू नॉट आई एन अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ बी माइनस का ए लॉग ऑफ ई टू द बेस बी अपॉन ऑफ ए। दिस इज राइट आंसर। ठीक है, और यही है इसका सही आंसर। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। मेन बात है हम इसके आंसर पर पहुंच गए वो नहीं, मेन बात है आपके पास में कि आप उस इमेजिन को कर पा रहे हो। मतलब आप यूँ समझे, यार देखा होगा ना यार, मेरे को तो जलेबी नज़र आ रही है, मैं तो जलेबी देखी इसलिए बता रहा हूँ आपको। आपने कोई ऐसी कोयल देखी होगी ना जिसके अंदर ये टर्न है, फिर यूँ 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 बढ़ते हुए सीक्वेंस के अंदर जाता है। कोई चीज़ ऐसी आपने देखी हो जो आप इमेजिन कर सकते हो, वो आप इमेजिन करें यहाँ पर, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है भाई बात? देखो दोस्तों, ये एक ऐसे एक लंबा वायर है। ठीक है, इसको मैं 2 तरीके से मोड़ सकता हूँ, और दोनों तरह से मोड़कर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे फटाफट बताएं कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ये वायर था, मैंने पहले उसको यूँ लिया और यहाँ से मैंने उसको यूँ घुमा दिया, तो मैंने यहाँ से यूँ लेके यूँ टर्न कर दिया यूँ, और करंट फ्लो की ये एक कंडीशन ये है, और मैं सेंटर पर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछता हूँ। दूसरी कंडीशन मैंने उसी वायर को, सेम वायर को मैंने यूँ लिया और यूँ लेकर यहाँ से यूँ घुमा दिया यूँ, और करंट यूँ ही फ्लो करके है मैंने। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं और करंट यूँ जा रही है, और दोनों ही कंडीशन में मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड खुद निकाल के दें और डायरेक्शन बताएं कि डायरेक्शन कौन सी हो सकती है। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। देखिए साहब, आपके 30 सेकंड हो चुके होंगे, है ना, आपने कोशिश कर लिया होगा, वरना आप इस क्वेश्चन को वहाँ पॉज करके जहाँ मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया आप अपने 30 सेकंड लें, सॉल्व करें मेरे आंसर से, आप इसका आंसर को मिलाएं। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ सेंटर पर देखते हैं तो इसमें करंट यूँ जाकर ये करंट यहाँ से
ये आ गई साहब, ये और ये, मतलब अब हमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ इस वायर के कारण, जो कि इन्फिनिट लेंथ का वायर बन चुका है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अपवर्ड है, बट कोयल की वजह से डाउनवर्ड है। और फाइनली आपको पता है कि कोयल और वायर दोनों में से कोयल का मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल होता है बनिस्पत किसके, वायर से। मतलब जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कोयल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगा, और उसकी डायरेक्शन है नीचे की तरफ। यानी मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से डाउनवर्ड है, यानी टोटल बी जो जाएगा कोयल की वजह से हो गया वो म्यू0 I अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ आर, सिंपल नीचे की तरफ। इस वायर के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, यानी आपका माइनस ऑफ म्यू0 I अपॉन ऑफ 2 पाई ऑफ आर। और अगर आप लोग देखोगे यहाँ तो म्यू0 I अपॉन ट्वाइस ऑफ आर बाहर कॉमन लो तो दोस्त 1 माइनस का 1 अपॉन ऑफ पाई, यहाँ ये आंसर है। अच्छा, अगर मैं इसमें एक चीज़ लिखता हूँ, यहाँ मैं ये लिखता हूँ कि इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, ठीक है, यानी मैं इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड बोल सकता हूँ, ठीक है। या तो ये मैं बोलूँगा डाउनवर्ड है, या फिर मैं ये बोलूँगा कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस में लगा दूंगा। और यहाँ आगे मुझे यहाँ लिखना होगा, इस जगह लिखना होगा, इस जगह लिखूँगा जहाँ नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। मैं दो काम एक साथ नहीं कर सकता, मैं यहाँ माइनस में लगा दूँ और यहाँ डाउनवर्ड भी लिख दूँ, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड का नेगेटिव मतलब अपवर्ड हो जाएगा। इन बातों का आप ध्यान रखें। आप एक ही काम कर सकते हैं, अगर आप माइनस लगा रहे हैं तो आपको और कुछ नहीं लगाना है, अंडरस्टूड है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, ठीक है। और अगर आप ये लिखते हैं माइनस भी लगा देते हैं, फिर आगे ये भी बोल देते हैं कि साहब जहाँ नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो कोई गलत बात नहीं होगी। बट आप एक साथ दो काम मत कर देना कि माइनस भी लगा दो और यहाँ डाउनवर्ड भी लिख दो, ये नहीं करना है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, आपने माइनस नहीं लगाया है और अब आप इसके आगे लिख सकते हैं कि हाँ साहब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं साहब, यहाँ से करंट यूँ गई, ओ तेरी तो ये तो यूँ घूम गई और ये यूँ आ रही है, ठीक है। वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, और अब की बार तो कोयल में भी करंट जो है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो भी अपवर्ड है। यानी टोटल आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू0 I अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ आर। ये तो मेरी कोयल की वजह से है, और मेरे वायर की वजह से दोस्त म्यू0 I अपॉन ऑफ 2 पाई ऑफ आर। यानी आपका B इज इक्वल टू दोस्त हो गया म्यू0 I अपॉन ऑफ 2R, तो मैंने बाहर ले लिया, और ये हो गया 1 + 1 अपॉन ऑफ 5। बोलो भाई बालाजी महाराज की जय हो। ये है साहब आपका मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ था आपके साथ वायर विथ लूप, लेकिन काम अपना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वायर संग लूप घोंचू संग रमकोड़ी के क्वेश्चन अभी बाकी हैं, वो देखेंगे अपन अगले लेक्चर्स में। तब तक आप इसको पढ़ें। आज का टॉपिक अपना काफ़ी इजी था, ठीक है, छोटा सा टॉपिक था जिसको अपन ने किया, बट वायर संग लूप के क्वेश्चंस को हम लोग कल के यानी अगले लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन आते हैं अगर नीट के अंदर, तो आज का ठीक था, है ना, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। बट जेई में इनमें से कोई भी क्वेश्चन में फ़ायदा नहीं होने वाला है, बोर्ड के हिसाब से ठीक ठाक बात है, तो देखते जाएँ आप इन सब चीज़ों को।